हाँ जी, नमस्कार जी। और कैसे हो सब? बढ़िया। चलो तो अब हिंदी आशुलिपि में हमने पिछली बार अधोगामी रैड के नियम पढ़ लिए थे, जो 3 नियम थे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ी हैं उससे पहले ऐसे भी कुछ बातें हैं जो पीछे रह गई हैं और अपने को वो क्या है, वो याद ही करनी है। उनका कोई तरीका नहीं है, उनके कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो वो उनको याद ही करना पड़ेगा। तो हिंदी आशुलिपि में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको याद करना पड़ेगा, जो हमने जहाँ तक पढ़ा है वो चीज़ें। जिस प्रकार से इसमें एक शब्द चिन्ह आते हैं, जो शब्द होते हैं उनके फिक्स चिन्ह होते हैं, निश्चित चिन्ह होते हैं। उन शब्दों को वैसे बनाया नहीं जा सकता जिस प्रकार से हम शब्द बना रहे थे, उस तरीके से उनको बनाया नहीं जाता है। तो वो शब्द होते हैं वो फिक्स होते हैं और उनके चिन्ह है वो भी फिक्स होते हैं। तो वो ही हमारे को जिस प्रकार से वाक्य उसमें लिखना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें शब्द चिन्ह होते हैं एक तो, और एक होता है वाक्यांश। शब्द चिन्ह से ही वाक्यांश बनता है। जो शब्द चिन्ह होता है उससे ही दो शब्दों को मिलाकर के एक वाक्यांश बनाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे पास में 2 शब्द हैं और 2 शब्दों के चिन्ह हमारे पास में हिंदी आशुलिपि में, तो उन 2 चिन्हों को जब जोड़ा जाता है तो उनसे क्या है, पूरा वाक्यांश बनता है। 2 चिन्ह या 2 से अधिक चिन्ह भी हो सकते हैं, 2 की बजाय 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उनसे क्या है, पूरा एक वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश बनाया जाता है। एक पूरा वाक्य नया बना करके एक वाक्य का अंश बनाया जाता है। मतलब किससे बनाया जाता है? शब्द चिन्ह से बनाया जाता है। तो जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक क्या है, हमारे पास में कुछ शब्द चिन्ह है। और हिंदी आशुलिपि में जो हम आशुलिपि पढ़ रहे हैं उसमें शब्द चिन्ह है जो 150 के लगभग शब्द चिन्ह है, वो अपने को याद ही करने पड़ेंगे। उनको याद करने का तरीका है वो मैं आगे वाली क्लास में आपको बता दूंगा, लेकिन जहां तक हमने 6 तक पढ़ा है वहीं तक बताऊंगा मैं। जब हम आगे पढ़ते जाएंगे उन तरीकों से मैं अलग से उनका क्या है आपको प्रोवाइड करवाता जाऊंगा, जो भी शब्द चिन्ह है, और उनको समझाता जाऊंगा, उनका याद करने का तरीका बताता जाऊंगा। उनको याद ही करना है दोस्तों, उनके लिए और कोई दूसरा तरीका नहीं है। उनके लिए उनको याद ही करना पड़ेगा। लगभग 100-150 के करीबन है। फिर उन 100-150 शब्द चिन्हों से ही क्या बनता है, वाक्यांश बनता है, जो एक वाक्य का अंश होता है। शब्द चिन्ह है 2 या 2 से अधिक शब्द चिन्हों को जब जोड़ा जाता है तो वो क्या बनता है, कि वाक्यांश बनता है। तो वो शब्द चिन्ह और वाक्यांश होते हैं, ये फिक्स होते हैं, ये निश्चित होते हैं। इनके लिए कुछ वैसे जिस तरीके से हम इन नियमों के तरीके से बना रहे थे वैसे बनाया नहीं जाता है उनको, वो फिक्स होते हैं। तो उनके लिए मैं अगला जो मतलब अगले जो अपना ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे तो उनके लिए अलग से ऑनलाइन क्लास लेंगे अपन उसकी शब्द चिन्ह की, जिसमें मैं उन शब्द चिन्हों को आपको PDF के माध्यम से पहुंचा दूंगा। और उसके बाद में दूसरी बात ये अपन उनको समझ भी लेंगे कि शब्द चिन्ह क्या होते हैं। जिस प्रकार से संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, इनके क्या होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इनके शब्द होते हैं, इनके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं आशुलिपि में। वो चिन्ह फिक्स होते हैं। वो उनको लिखने के लिए मतलब अपन जिस प्रकार से शब्द बनाते हैं वैसे नहीं बनाया जाता, उनका शब्द वैसे बनाया होता है और उसको अपने को याद करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। और मैंने एक बात आपको बता रखी है कि हिंदी आशुलिपि में आप जितना अभ्यास करोगे, हिंदी आशुलिपि में आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही कम है। हिंदी आशुलिपि में अभ्यास जितना, हिंदी हो चाहे इंग्लिश आशुलिपि हो, आशुलिपि शॉर्ट एंड कोई भी हो, स्टेनोग्राफर की आपकी वैकेंसी कोई भी हो, आप जितना उसका अभ्यास करोगे उतनी ही इसमें तीव्रता और स्पष्टता आएगी। तो आपको अभ्यास करना, अभ्यास करने से वो शब्द चिन्ह आपके याद हो जाएंगे। जिस तरीके से हम किसी भी विषय की व्याकरण पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारे को ये जरूरी थोड़ी है कि सारे ही चीजें समझने को पड़े। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो याद भी करनी पड़ सकती है अपने को। तो 100-150 शब्द चिन्ह है, वो शब्द चिन्ह अपने को याद करने पड़ेंगे। फिर अगर शब्द चिन्ह याद हो जाते हैं, पहली बात वाक्यांश सीधे डायरेक्ट याद नहीं होंगे, शब्द चिन्ह याद हो जाते हैं। तो शब्द चिन्ह याद हो जाने के बाद में वाक्यांश उनको मैं जोड़ना बता दूंगा आपको। तो जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक उन शब्द चिन्ह और वाक्यांश को मैं अलग से आपको उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब तो हम यहां तक अपने जो रेड है वाला नियम चल रहा था, रेड है को हमने 2 भागों में बांटा था, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी।
उनके नियमों के बारे में चर्चा करेंगे इस वाली क्लास में। तो और आगे वाली जो क्लास होगी अपनी वो शब्द चिन्ह और वाक्यांश की होगी, जिसके बारे में अब मैं आपको अलग से समझा दूंगा और वो उनको पीडीएफ के द्वारा भी उनको डाल दूंगा। ठीक है मित्रों, तो यहां तक अपनी बात कंप्लीट होती है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रह अड़े की चर्चा करने वाले हैं। उनको हमने दो भागों में बांटा था। तो देखो आगे आप शब्द चिन्ह है, वाक्यांश है, उनको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा और याद कैसे करते हैं और उनको समझा भी दूंगा मैं। तो जहां तक मैंने यहां तक क्लास ली अपने, वहीं तक ही मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। फिर आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से शब्द चिन्ह आते जाएंगे। किसी में आपको 20 मिल जाएंगे, किसी में 30 मिल जाएंगे, किसी में 15 मिल जाएंगे, किसी में 10 मिल जाएंगे। इस तरीके से उनको याद करते रहेंगे। तो उनको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप तो पहले अपना अभ्यास जारी रखो। अभ्यास सबसे बड़ा होता है। मार्केट में एक नोटबुक मिलती है स्टेनो की, शॉर्ट हैंड की, तो वो मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। वहां से आप उसको ले लो और लेने के बाद में उसका अभ्यास करते रहो। एक साथ में 15-20 ही खरीद लो, ठीक है। तो आपके सस्ती भी पड़ेगी और आपकी ज्यादा वैसे भी बाहर नहीं बढ़ेगा पैसों का। तो हम आज चर्चा जो हमने पिछली क्लास में की थी आशुलिपि में, वो रेड के बारे में की थी। तो रेड के दो भागों में बांटा था हमने, पहला अधोगामी था, दूसरा ऊर्ध्वगामी था। तो उनके बारे में आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्या है ये देखो, ये अपना र हो या फिर अड़ हो। भाई किसी शब्द में या तो र हो या फिर अड़ हो, उसको हमने दो भागों में बांटा था। उसको हमने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था। पहला तो अपने पास में कौन सा था? अधोगामी वाला था। पहला तो अपने पास में क्या था? अधोगामी वाला था। दूसरा अपने पास में कौन सा था? ऊर्ध्वगामी वाला था। दूसरा अपने पास में कौन सा था? ऊर्ध्वगामी वाला था। ठीक है, ये वाले दो शब्द थे अपने पास में। भाई इसको दो भागों में बांटा था अपने रेड को। पहला अधोगामी था, दूसरा ऊर्ध्वगामी। अधोगामी वाले के अपन ने 3 नियम पढ़े थे। इसके 3 ही नियम होते हैं। इसके 3 ही नियम होते हैं जो मैंने आपको बता दिए थे। पहला नियम अपना ये था कि शब्द के प्रारंभ में, अब देखो शब्द है, अपन क्या करते हैं जैसे प्रकार से दूसरे सब्जेक्ट की व्याकरण होती है उसमें तो वाक्य के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन आशुलिपि में हमारे को शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शब्द पर ध्यान, अगर शब्द पर अपना कंसेप्ट है पूरा का पूरा तो उसको हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो शब्द के भी 3 भाग होते हैं। प्रारंभिक भाग जहां से हम शब्द शुरू करते हैं वो उसका प्रारंभ भाग होता है। शब्द के लिखते लिखते अगर शब्द को हम जिस प्रकार से एक शब्द में 3 व्यंजन है, 3 वर्ण है एक शब्द में, तो 3 वर्ण है तो उसका जो बीच वाला पहला और दूसरा जो बीच वाला भाग होता है वो उसका मध्य भाग होता है, और जहां पर पूरा शब्द खत्म होता है वो उसका अंत का भाग होता है। तो ये बात ध्यान रखना आप कि शब्द के 3 भाग होते हैं, प्रारंभ का भाग, बीच का भाग और अंत का भाग। अब देखो अधोगामी में हमने 3 नियम पढ़े थे। अपना पहला वाला नियम क्या था कि शब्द के प्रारंभ में कोई स्वतंत्र स्वर हो। स्वतंत्र स्वर का मतलब बिना व्यंजन के। शब्द के प्रारंभ में कोई स्वतंत्र स्वर हो और उसके तुरंत बाद क्या हो? रेड हो। तो कौन सा रेड आता है? अधोगामी आता है। कौन सा आता है? अधोगामी आता है। जो मैंने अधोगामी वाले आपको चिन्ह लिखवा दिया था, ये किसी डिग्री पर नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसका क्या है? पैंदा गोल है, ये वक्राकार है, वक्र रेखा अक्षर है। ठीक है, पहला नियम तो अपना यह था कि शब्द के प्रारंभ में कोई स्वतंत्र स्वर हो, उसके बाद में रेड हो, तो कौन सा आता है? अधोगामी। दूसरा नियम अपना कौन सा था? दूसरे वाला ये था कि अगर रेड के बाद में भाई ऐसा कोई शब्द हो, उस शब्द में रे या फिर अड़े के बाद में क्या हो? रे और अड़े के बाद में क्या हो? मैं हो, तो क्या आएगा? वो अधोगामी आएगा। ये 2 नियम हमारे गए थे। उसके बाद में तीसरा नियम होना क्या था कि शब्द के अंत में, शब्द के जहां शब्द खत्म होता है, वाक्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां शब्द खत्म होता है उसके अंत में अगर रेड होता है और वो भी बिना मात्रा के, तब तो क्या होगा? वो अधोगामी होगा। तब क्या होगा? वो अधोगामी लिखा जाएगा। तो अपने ये 3 नियम थे। हमने 3 नियमों की चर्चा पिछली क्लास में कर ली थी। मैंने एक बार आपको दोबारा से बता दिया। ठीक है, अब ये देखो मात्रा नहीं हो, मात्रा अलग है, स्वर है, वो स्वर से ही क्या बनते हैं? मात्रा बनते हैं। लेकिन हिंदी आशुलिपि में ए का जो स्वर है उसको मात्रा नहीं माना जाता है। तो आशुलिपि में हमारे पास में मात्राओं की संख्या कितनी है? 9 है, और स्वरों की कितनी संख्या अपने पास में? 10 है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। मैंने यहां पर मात्रा का नाम बोला, जो तीसरे वाला नियम था उसमें मात्रा का नाम बोला, स्वर का नाम नहीं बोला मैंने। शब्द के अंत में अगर बिना मात्रा के
रेड हो तो क्या आएगा, वो अधोगामी आएगा। यहां तक अपनी बात कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में आज बात करते हैं हम कौन से वाले की, ऊर्ध्वगामी वाले की बात करते हैं। कौन से वाले की बात करते हैं, ऊर्ध्वगामी वाले की बात कर रहे हैं। इसके नियम हम पढ़ने वाले हैं आज। इसके 5 नियम होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इतनी शानदार तरीके से आपको याद करवाने वाला हूं नियम सभी के सभी, ऐसे तरीके से कि आप भूल नहीं पाओगे उनको। अब देखो यहां से ऊर्ध्वगामी वाले नियम शुरू करते हैं। अपन 5 नियम अपने पास में। ऊर्ध्वगामी वाला चिन्ह कौन सा अपने पास में, ये वाला है। ऊर्ध्वगामी रेड का चिन्ह कौन सा है, ये वाला, जो कितनी डिग्री पर लिखा जाता है, 30 डिग्री पर लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखना, इसको 30 की बजाय 45, 50 या फिर 35 डिग्री मत कर देना, ये 30 डिग्री पर आएगा। आधा सेमी है पूरे रेखाक्षरों की। भाई हिंदी में तो व्यंजन बोलते हैं, असल पे व्यंजनों को ही रेखाक्षर बोलते हैं, क्योंकि वो रेखाओं के द्वारा लिखे जाते हैं। तो इसमें देखो ये रेखा है, ये 30 डिग्री पर, ये किसका चिन्ह है, रेड का। तो रेड का ये चिन्ह है और ये 30 डिग्री पर खींचा जाता है। और इनकी सभी की ही लंबाई कितनी होती है, आधा सेमी होती है। कोई भी 31 व्यंजन है, 31 के 31 व्यंजनों की लंबाई आधा सेमी होती है। ठीक है, यहां तक दोस्तों अपनी बात कंप्लीट होती है। उसके बाद में अब इसके 5 नियम है, वो 5 नियम अपन देख लेते हैं कौन कौन से नियम है। इसके 5 रूल है कि ऊर्ध्वगामी जो रेड है, ये वाला चिन्ह है इसका, और इसका अधोगामी वाले का ये वाला चिन्ह है, और ऊर्ध्वगामी का ये वाला। और रेड है कि 2 चिन्ह है, ये वाला और ये वाला। इसके नियम पढ़ लिए थे कि कहां लगाया जाता है। अब आज इसके पढ़ने वाले हैं जिसके 5 नियम है। देखते हैं, चर्चा करते हैं कि वो 5 नियम कौन कौन से हैं। तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, पहले नियम की बात करता हूं। ठीक है, ये वाला हमने पढ़ लिया था, तो इसकी चर्चा हम करेंगे नहीं, इसकी चर्चा हम करेंगे नहीं। ऊर्ध्वगामी वाले की चर्चा करेंगे। तो ऊर्ध्वगामी वाला हम पहला नियम देख लेते हैं। ऊर्ध्वगामी वाला पहला नियम अपने को क्या कहता है। ऊर्ध्वगामी वाला पहला नियम ये कहता है भाई, जस्ट इसके जो तीसरे वाला नियम था, हमने क्या पढ़ा था तीसरे वाले नियम में, कि शब्द के अंत में बिना मात्रा के क्या हो, रेड हो, तो क्या आएगा, अधोगामी। और अगर मात्रा हो तो भाई, मात्रा हो तो कौन सा आएगा, ऊर्ध्वगामी। तो इसके जस्ट विपरीत हो गया, ये याद होने वाला है ये भी, क्योंकि जस्ट इसके विपरीत हो रहा है भाई। इसके साथ में अगर मात्रा नहीं हो तो अधोगामी, अगर मात्रा हो तो ऊर्ध्वगामी। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। पहला नियम अपने को क्या कहता है, पहला नियम ये कहता है कि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में किसके साथ में, रे या फिर अड़े के साथ में मात्रा हो तो, मात्रा सहित लिख दो, मात्रा सहित हो तो कौन सा लिखा जाएगा, ऊर्ध्वगामी लिखा जाएगा। कौन सा लिखा जाएगा, ऊर्ध्वगामी लिखा जाएगा। मैंने यहां तक हो तो लिख दिया, बाकी आप समझ जाओगे कि कौन सा लिखा जाएगा, ऊर्ध्वगामी। भाई ये तो लिखना है कि ऊर्ध्वगामी लिखा जाता है। तो पहला नियम अपने को ये कह रहा है कि शब्द के अंत में जहां शब्द खत्म होता है उसके अंत में रेड हो, और फिर रेड के साथ में क्या हो, मात्रा हो, तो क्या आएगा, वो ऊर्ध्वगामी आएगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल। भाई कुछ शब्द देख लेते हैं अपन, सारे शब्द तो मतलब आप जो 2, 4, 5, 10 में बना के आपको दिखा दूंगा, आप समझ जाओगे उसको कि कौन कौन से शब्द हैं। जिस प्रकार से अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। ये वाले अपनी क्या है, आधार रेखा। भाई अपनी जो नोटबुक है उसमें क्या अपन उसको क्या कहते हैं, साधारण भाषा में लाइन कहते हैं उसको। ठीक है, तो लाइन कहते हैं, और इसमें आशुलिपि में उसको क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। तो बात कर लेते हैं अपन, एक शब्द ले लेते हैं कोई भी। जिस प्रकार से हमने एक शब्द ले लिया गिरा, क्या शब्द ले लिया, गिरा शब्द ले लिया। ये गिरा शब्द ले लिया अपन ने क्या शब्द ले लिया, गिरा शब्द ले लिया। अपने पास में गिरा शब्द है, ठीक है। उसके बाद में आगे वाला एक शब्द और ले लेते हैं अपन, मीरा शब्द ले लिया। एक शब्द अपन ने क्या ले लिया, मीरा शब्द ले लिया। एक और ले लेते हैं अपन, कौन सा, फेरी ले लेते हैं। एक शब्द हमने कौन सा ले लिया, फेरी ले लिया। एक शब्द अपन ले लेते हैं, बेड़े ले लेते हैं। एक शब्द हमने बेड़े ले लिया। एक शब्द अपन क्या ले लेते हैं, लारी ले लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 शब्द लिखे हैं, ठीक है। हो सकता है बड़े भी हो सकते हैं शब्द, भाई 4-5 रेखाक्षरों का भी हो सकता है शब्द। जिस प्रकार से ये लिख लेते हैं हम,
गिरावरी, ठीक है, एक शब्द ले लिया, ये बड़ा वाला शब्द ले लिया हमने, ये छोटे छोटे शब्द लिए हैं, तो इनसे आप समझ जाओगे। अब देखते हैं इनको बना करके अपना नियम क्या है कि शब्द के अंत में र अड़े मात्रा सहित हो तो क्या लिखा जाएगा, ऊर्ध्वगामी, अगर मात्रा नहीं हो तो क्या होगा, अधोगामी। मात्रा 9 होती है और स्वर 10 होते हैं, ए का इसमें कोई मात्रा नहीं मानी जाती है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा 9 ही होती है, स्वर होते हैं 10। देखते हैं, बात करते हैं अपने पास। अब देखो शब्द के अंत में रेड के साथ मात्रा सही दो, र है, इसमें कौन सी मात्रा है दोस्तों, आ की मात्रा है। मीरा, इसमें र अंत में आ रहा है, शब्द के अंत में आ रहा है, इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। फेरी है, शब्द के अंत में आ रहा है, फेरी में भाई ये अपने साथ में शब्द है, इसके अंत में रेड आ रहा है, तो इसके साथ में कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, इसके साथ में ए की मात्रा है, इसके साथ में रेड है, शब्द के अंत में ई की मात्रा है, इसके साथ में भी ई की मात्रा। ये सारे के सारे शब्द के अंत में, नियम भी अपना ये कह रहा है कि शब्द के अंत में होना जरूरी है। अब देखते हैं इनको। अब पहली बात, हम शब्द लिखते हैं तो प्रारंभ में सबसे पहले क्या सोचते हैं, प्रारंभ में हम ये सोचेंगे कि उसको आधार रेखा पर लिखना है या आधार रेखा को काटते हुए लिखना है या फिर उसको आधार रेखा से ऊपर लिखना है। वो किससे तय होगा, शब्द के प्रारंभ वाले वर्ण से ही तय हो जाता है वो। फिर आगे अपने को ये बात सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आगे क्या है, जुड़ते जाएंगे वो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर पहले वाले वर्ण से ही अपने पास में क्या। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर अग्रगामी शब्द के प्रारंभ में, अग्रगामी कितने थे अपने पास में, 7 थे, शब्द के प्रारंभ में होता है और वो क्या होता है, तृतीय स्थान होता है, तो तृतीय स्थान होगा तो वो कभी भी आधार रेखा को नहीं काटेगा, वो आधार रेखा की स्पर्श करते हुए लिखा जाएगा। ये नियम शायद या तो मैंने लिखवा दिया, नहीं लिखवा दिया है तो एक बार लिख लेना आप इसको, कि अगर शब्द के प्रारंभ में कोई अग्रगामी रेखा अक्षर होता है और वो उसमें अगर तृतीय स्थान का कोई स्वर होता है तो क्या है, आधार रेखा को, इसको लाइन को काटेगा नहीं, वो आधार रेखा की स्पर्श करेगा। ये बात आप लिख लेना, ठीक है। अगर मैंने लिखवा दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखवाई है तो इसको एक बार लिखना। देखते हैं गिरा वाला। अब ये पास में अपने गिरा है, गी में एम, ग में कौन सा स्वर अपने पास में, ई का स्वर है, ग में कौन सा स्वर है, ई का स्वर है। मैंने कहा आपको कि इसके टुकड़े कर लो, वर्ण अलग, व्यंजन अलग कर लो, स्वर अलग कर लो। उसके बाद में अपने पास में कौन सा है, रे, इसमें कौन सा स्वर अपने पास में, आ स्वर है। चलो जी, 2 व्यंजन और 2 अपने पास में क्या है, स्वर। गिरा में, गी में कौन सा स्वर है, ई स्वर है, रे में कौन सा स्वर है, आ स्वर है। सबसे प्रारंभ में शब्द बनाने से पहले हम यही बात सोचेंगे कि वो आधार रेखा पर लिखा जाएगा या काटते हुए लिखा जाएगा या ऊपर लिखा जाएगा। कहां से तो होगा, शब्द के प्रारंभ से। तो इसमें कौन सा आ रहा है, ई स्वर आ रहा है, अग्रगामी है तो तृतीय स्थान आधार रेखा को नहीं काटेगा, ये यहीं पर आधार रेखा पर लिखा जाएगा। तो इसको मैं आधार रेखा की स्पर्श करते हुए इस ग को लिख दो, ये होगा अपना होगा ग, जो गहरा है, ठीक है। उसके बाद अपने पास में क्या है, रे, रे में क्या आ रहा है अपने पास में, आ का स्वर आ रहा है, मतलब मात्रा सहित है, ठीक है। तो कौन सा आएगा, ऊर्ध्वगामी आएगा और इसको 30 डिग्री पर लिखना है, तो इसको 30 डिग्री पर लिख देंगे। ये हो गया अपना आ। अब देखो इसमें ई की ध्वनि है, तृतीय स्थान हमेशा कहां जाता है, आगे जाता है, और जो आगे जाता है स्वर वो हमेशा किस दिशा में आता है, बाईं दिशा में आता है। तो इधर वाली दिशा कौन सी, इसकी बाईं। इस रे की कौन सी, भाई इससे आगे वाला रही है तो इसकी इधर वाली दिशा कौन सी है, बाईं। इधर वाली दिशा कौन सी, इसकी दाईं दिशा है। और तृतीय स्थान का ई तो बाईं दिशा में आएगा, तो इसको अगर मैं नीचे से लेके गया तो प्रथम वाला स्थान इसका नीचे होगा और द्वितीय स्थान इसका बीच का होगा और तृतीय स्थान इसका जहां पर मैं इसको खत्म करता हूं वो होगा। तो ई की क्या है, पतला बिंदु आता है तो इसको यहां लगा देते हैं। ई, गी और रै तक का आ का स्वर होता है, आ का स्वर है, रे में प्रथम स्थान है तो प्रथम स्थान इसका नीचे वाला था क्योंकि नीचे से शुरू किया था इसको, तो मोटा बिंदु आएगा, इसका क्या आएगा, मोटा बिंदु। गिरा हो गया। फिर देख लेते हैं अपन मीरा वाला। मीरा वाला मैं में कौन सा स्वर है अपने पास, ई का स्वर है, तो ये देखो मैं हो गया। उसके बाद में ये तो हो गया मैं, ये क्या है अपने पास में, ई, ये हो गया ई। मैं में कौन सा स्वर अपने पास में, सॉरी, अब ये देखो मैं में कौन सा स्वर अपने पास में, ई का स्वर है, तो ये आधार रेखा को स्पर्श करेगा, अग्रगामी है वो आधार रेखा को नहीं काटता, अगर तृतीय स्थान होता तो भी वो स्पर्श करके लिख दिया जाता है। उसके बाद में रे है अपने पास में, स्वर लगा लेते हैं। ई का स्वर कहां जाएगा, आगे जाएगा, रे पर तृतीय स्थान है तो इसको यहां लगा देंगे। ई क्या है, बड़ी है तो इसका मतलब मोटा बिंदु होगा इसका चिन्ह। रे में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है, ठीक है। मीरा भी हो गया अपना। उसके बाद अगला शब्द देखते हैं अपन फेरी वाला। फेरी में कौन सा स्वर है मित्रों, यहां से ये देखना है दोस्तों कि
फेरी में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है। कौन सा स्वर है, ए का स्वर है। रे में कौन सा स्वर है अपने पास में, ई का स्वर है। ये दो स्वर है अपने पास में। सबसे पहली बात, शब्द लिखने से पहले हम ये तय करेंगे कि भाई ये आधार रेखा पर लिखा जाएगा काटते हुए या फिर स्पर्श करते। कहां से होगा वो, प्रथम से प्रारंभ से हो जाएगा वो। तो ए स्वर आ रहा है फे में, ए किस स्थान का था अपने, ए किस स्थान का था, द्वितीय स्थान का। किसका था, द्वितीय स्थान का। तो ये अपने आवास में हो गया फे का चिन्ह। मैंने आधार रेखा को इसके स्पर्श कर दिया फे को। उसके बाद में क्या है, री है अपने पास में, ये हो गया री। ए का चिन्ह है वो द्वितीय स्थान है, तो इसको यहां से शुरू किया मैंने, यहां पर खत्म किया फे को, तो बीच का स्थान इसका द्वितीय होगा। और फे के साथ में स्वर आ रहा है, तो अगर व्यंजन के साथ में स्वर हो तो दाहिनी दिशा की ओर लगता है। तो यहां पर ए का क्या था अपने पास में, मोटा बिंदु। ई का चिन्ह आया है ई में, तो इसमें क्या है, ई का, इसके आगे कोई व्यंजन है नहीं है, इसके आगे कोई व्यंजन नहीं है, री के आगे कोई व्यंजन नहीं है, तो इसी में कहां लगा देंगे, दाएं दिशा की ओर लगा देंगे। तीसरे स्थान का तो तीसरे स्थान पर लगा देंगे। तो इधर वाली दाएं, इधर वाली इसकी बाईं, तो यहां पर इसका क्या आएगा, मोटा बिंदु। आगे देख लेते हैं हम भेड़े। भय में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है। अड़े में भी ए का स्वर है, ये द्वितीय स्थान है, तो भय भी क्या करेगा, आधार रेखा को स्पर्श करेगा। ये हो गया। अब ये फै, ये तो हल्का था, भय हो गया अपना गहरा। भय को क्या लिख देंगे, गहरा लिख देंगे। ये भय अपने को गहरा। अड़ा है, अड़ा आ जाएगा ये। ए का चिन्ह मोटा बिंदु, और इसमें भी क्या आएगा, द्वितीय स्थान है, तो ये भी दाईं दिशा की ओर, क्योंकि व्यंजन के साथ में प्रथम द्वितीय स्थान स्वर आते हैं, तो वो हमेशा दाईं दिशा की तरफ आते हैं। तो इसको यहां लगा देंगे। यहां तक अपने पाठ कंप्लीट होते हैं। फिर आता है अपने पास में लारी। लारी उद्रोगामी है, तो नीचे से शुरू होगा ल, और उसके बाद में क्या है, र अपने पास में, ये र हो गया। ल में कौन सा स्वर है, आ का स्वर। देखो मैंने इसको आधार रेखा के स्पर्श नहीं किया, आधार रेखा से थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, ठीक है, मामूली सा, ज्यादा मत लिख देना उसको ऊपर, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिखा है। अपने को दिखाई ये देना चाहिए कि आधार रेखा से ऊपर है, बस इतना ही पता होना चाहिए, ज्यादा ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा होना चाहिए, मामूली सा, ठीक है, एक अंश के बराबर, ठीक है। उसके बाद में लारी में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है, तो आ का क्या था, मोटा बिंदु। इसको यहां क्यों लगाया, क्योंकि ये नीचे से प्रारंभ हो रहा है, उद्रोगामी है, तो प्रारंभ वाला इसका स्थान प्रथम स्थान होगा। और व्यंजन के साथ स्वर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो इसे दाईं दिशा में लगाया जाएगा। री के साथ में ई स्वर जो तृतीय स्थान है, शब्द के अंत में आ रहा है, अपने नियम के हिसाब से मात्रा क्या है, मात्रा सहित है, तो रे कौन सा आएगा, उद्रोगामी आएगा। तो री के साथ में ई का स्वर है, ई का स्वर तृतीय स्थान, आगे जाते हैं, आगे कोई इसके व्यंजन नहीं है, तो इसका मतलब इसी में लगेगा तीसरे स्थान पर। कौन सी दिशा में, दिशा चेंज हो जाएगी अब इसकी, कौन सी दिशा में, दाईं दिशा में। इधर वाली दिशा इसकी बाईं है, इधर वाली दिशा इसकी दाईं है, तो यहां पर इसका मोटा बिंदु। फिर गिरावरी, हमने एक बड़ा शब्द भी ले लिया, भाई प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। फिर अपने पास में गिरावरी, तो ये हो गया गै, अपने पास में क्या हो गया, गै। इसको छोड़ देना, इसका नियम आगे आएगा एक बार, ठीक है दोस्तों, इसका नियम आगे आएगा, तो इसके ऊपर विचारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां तक अपने को आशुलिपि में ये सबसे बड़ी विशेषता, जहां तक पढ़ाया जाता है वो ही शब्द देखो, उससे आगे वाले देखने की कोशिश करोगे तो फिर पीछे वाला भी अपने को याद नहीं होगा, और पीछे वाला भी हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो इस एक बार इसको छोड़ दो, मैं इस रे को लिख देता हूं, वैसे यही लिख देता हूं, उद्रोगामी आएगा। उसके बाद में अपने पास में क्या है, वह है। उसके बाद में क्या है, र है। अब देखो दोस्तों, गिरावरी है, तृतीय स्थान है, लेकिन ये अग्रगामी, तो मैंने आधार रेखा को नहीं काटा इसमें, क्योंकि तृतीय स्थान आधार रेखा पर अग्रगामी में स्पर्श करते हुए लिखे जाते हैं। ये तो हो गया अपने पास में क्या, गय हो गया, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, गय हो गया। ये अपने पास में क्या हो गया, र हो गया। ये अपने पास में क्या हो गया, वह हो गया। यहां तक ये आधा सेमी, और उसके बाद में क्या आएगा, र आएगा। र उद्रोगामी क्यों आया, क्योंकि अंत में इसके साथ में स्वर है, इसके स्वर लगा लेते हैं। इसमें ई का स्वर आगे जाएगा रे पर, तो तृतीय स्थान पर बाईं दिशा में लग जाएगा, तो इसको यहां लगा देंगे पतला बिंदु। रे में आ का स्वर है, तो इसको यहां लगा देंगे, और वह में ए का स्वर है, तो यहां लगा देंगे। इससे आगे कोई व्यंजन नहीं है, तो यहीं पर इसमें दाईं दिशा की ओर लगा देंगे। यह होता है अपना पहला नियम। पहला नियम अपना कौन सा था, कि शब्द के अंत में रे मात्रा सहित हो तो उद्रोगामी लिखा जाता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिए। अब वैसे तो कोई है नहीं मित्रों, बहुत से शब्द मिलेंगे, लेकिन 5-7 शब्द है, उनको मैंने आपको बता दिया कि ऐसे शब्द हो तो उसमें कौन सा आएगा, उद्रोगामी आएगा। और इनका जितना अभ्यास करोगे उतनी ही ज्यादा इसमें निखार आता जाएगा आशुलिपि में। अब देख लेते हैं अपने दूसरा नियम, देख लेते हैं कि दूसरा नियम क्या है अपने पास में। दूसरा नियम लिख देते हैं कि दो अधोगामी,
क्या दो अधोगामी रेखाक्षरों या व्यंजन भी बोल सकते हैं अपन इसको, व्यंजन के बाद क्या हो, ऋण हो तो क्या आएगा भाई, ऋण ऊर्ध्वगामी आएगा। भाई अपन ने अधोगामी की रेखाक्षरों की या व्यंजनों की संख्या कितनी पढ़ी थी हिंदी आशुलिपि में, 21 थी अपने पास में, टोटल व्यंजन 31 थे। तो इसमें यह बताया गया कि ऐसा कोई शब्द हो, क्या ऐसा कोई शब्द हो जो दो अधोगामी रेखाक्षरों के बाद में क्या हो, ऋण हो, तो वो कौन सा आता है, ऊर्ध्वगामी। इसकी चर्चा कर रहे हैं हम, कौन सा आता है, ऊर्ध्वगामी आता है। तो दो अधोगामी मतलब 21 की संख्या थी अपने पास में, तो 21 की संख्या थी तो 21 का मतलब 21 में से दो होने चाहिए, ठीक है, अधोगामी जो ऊपर से नीचे लिखे जाते हैं। देखते हैं अपने इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। भाई दो अधोगामी रेखाक्षर होने चाहिए अपने पास में, तो दो अधोगामी रेखाक्षर होने चाहिए, तो उनमें से देख लेते हैं अपन कौन कौन से हैं। अब देखो मैं शब्द लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा पटरी, क्या लिखा, पटरी। एक लिख दिया मैंने बाजार, क्या लिखा, बाजार। इसमें एक ध्यान रखना मित्रों कि क्या होगा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो दो अधोगामी रेखाक्षर उसके बाद में अगर ऋण आता है तो वो लिखना। अब एक और देख लेते हैं अपन, एक और यह ले लिया यहां से हमने बोछार, एक और ले लिया क्या, पठार। ये हमने चार इसके क्या ले लिए, शब्द ले लिए। शर्त अपनी क्या है, दूसरा नियम अपना क्या है कि दो अधोगामी रेखाक्षरों के बाद में, किसके बाद में, दो अधोगामी रेखाक्षरों के बाद में या व्यंजन के बाद में ऋण होता है तो कौन सा आता है, ऊर्ध्वगामी आता है। तो देख लेते हैं, हमने चार शब्द लिए, इसमें से दो कौन कौन से हैं देखते हैं। पटरी वाला अपने पास में प और ट, प और ट किस में था दोस्तों, प और ट किस में था, अधोगामी में था, प और ट अधोगामी में था। 21 में से दो हैं वे, ठीक है, और इनके बाद में क्या है, र है। इसी तरीके से बाजार है, ब भी किस में था अपने पास में, अधोगामी में था, और ज भी अधोगामी में था, तो दो हैं अपने पास। उसके बाद में क्या है, र है। इसके बाद में आगे वाली बात कर लेते हैं, ये ब है और ये क्या है, छ है। ये क्या है, ब है और ये क्या है, छ है। तो दोनों किस में है, अधोगामी में। ये वाला भी दोनों किस में है, अधोगामी में। इनके बाद में र आ रहा है तो नियम है अपना सही मेल खा रहा है यहाँ पर, ठीक है। भाई जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके से वैसे ही शब्द लिखे हैं अपन ने और वैसे ही शब्द होने अनिवार्य है अपने पास में, तब भी ये नियम लगाया जाएगा। ये वाला लगाया, देखते हैं अब इनको। पटरी, पै में कौन सा स्वर है, यहां से मैंने बताया कि जब शब्द शुरू करते हो तो वहां से आधा रेखा की स्पर्श करना है या काटना है या फिर ऊपर लिखना है। पहले वाले ही वर्ण से अपने को पता हो जाता है, जो स्वर लगा होता है उस पर, उससे पता हो जाता है कि कौन से स्थान का स्वर है इसमें, ठीक है। और जो एक दो मैंने विशेष नियम लिखवाए थे उसमें ध्यान रखना कि अग्रगामी के बाद में अधोगामी हो फिर वहां पर स्वर नहीं देखा जाता, वो सीधा डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर अग्रगामी में तृतीय स्थान का कोई स्वर होता है तो वो कभी आधा रेखा को नहीं काटता, वो आधा रेखा को स्पर्श करते हुए लिखा जाता है। तो इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना, वहां पर ये स्वर काम नहीं करेंगे। फिर देखते हैं पटरी में कौन सा स्वर अपने पास में, ए का स्वर है, तो ए किस स्थान का है, द्वितीय स्थान का, ये हो गया प। ट में कौन सा स्वर अपने पास में, ए का स्वर है, ये हो गया ट। र है, मात्रा सहित है तो इसका मतलब इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये वाला हो गया अपना पटरी वाला। अब देखो पै का स्वर द्वितीय स्थान का तो यहां पर लगा दूंगा मैं पतला डेस। ट में ए का स्वर है तो वो भी दाईं दिशा में लगा दूंगा ए का स्वर। और इसमें कौन सा स्वर है, इससे आगे कोई व्यंजन तो इसमें द्वितीय तीसरे स्थान पर लग जाएगा, तो इसको दाईं दिशा में मोटा बिंदु तीसरे स्थान पर, रे में ई का स्वर। बाजार को मैंने बाजारी कर दिया था, ठीक है, वो मैंने सही किए है क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। बाजारी, बाजारी में देखो ये प्रथम स्थान का आ स्वर आ रहा है ब में, तो आ रहा है तो ब क्या आएगा, आधा रेखा से ऊपर आएगा। उसके बाद में अपने पास में क्या है, ज है, ये ज हो गया अपना। फिर क्या है, र है, ये र हो गया अपना, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, र हो गया। चलो जी, अपन ने क्या है, व्यंजन तो लिख लिया, अब इनके स्वर लगा लेते हैं। ब में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है, प्रथम स्थान का है, मोटा बिंदु आता है तो इसको दाईं दिशा में लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रथम और द्वितीय स्वर अगर व्यंजन के साथ में आते हैं तो वो हमेशा दाएं दिशा की तरफ लगाए जाते हैं। और आगे जाने वाला प्रथम हो चाहे द्वितीय हो चाहे तृतीय, जो आगे स्वर जाता है वो हमेशा बाईं दिशा की ओर आता है। देखो ब में आ का स्वर आ गया, ज में आ का स्वर
स्वर है, यहाँ पर आ का स्वर लगा दिया प्रथम स्थान पर, क्योंकि जय की शुरुआत यहाँ से हुई है, यहाँ से हुई है और यहाँ पर खत्म हुआ है। फिर रे में कौन सा स्वर है, ई का स्वर है, ई किससे आगे कोई व्यंजन नहीं है, तो इसका मतलब व्यंजन है, तो यहीं पर द्वितीय स्थान तृतीय स्थान पर ये लग जाएगा। अब ये बौछार, बौछार में ओ का स्वर आ रहा है, ओ का स्वर कौन सा प्रथम स्थान का है, तो ब आधार रेखा से ऊपर लिखा जाएगा, तो ये आधार रेखा से ऊपर हो गया। ठीक है जी, ये लो ये ब लिख दिया अपन ने। फिर उसके बाद में क्या है, छ अपने पास में, और उसके बाद में क्या है, र है अपने पास में। ब में कौन सा स्वर है अपने पास में, ओ का स्वर है, ब में कौन सा स्वर है, ओ, जिसलिए प्रथम स्थान आधार रेखा से ऊपर। ओ का क्या आता है अपने पास में, मोटा डेश आता है, तो ये मोटा डेश हो गया। छ में कौन सा स्वर है, आ का, तो यहाँ पर प्रथम स्थान का, तो ये लगा देंगे। र में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है, तो दो अधोगामी रेखाक्षरों के बाद में क्या आ रहा है, र आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि सर आपने जो पीछे वाला अधोगामी वाला पढ़ाया था उसमें तो आपने ये बताया था कि र अगर शब्द के अंत में हो और वो क्या हो, बिना मात्रा के हो, तो अधोगामी लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये अधोगामी आ रहा है, तब हम इसका क्या करें, अब ये बताओ, यहाँ पर अधोगामी भी आ रहा है, ये वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। दोस्तों ये चीजें क्या है, इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, अगर ये वाला नियम भी मैच खा रहा है किसी शब्द में, भाई ये वाला नियम भी लग रहा है किसी शब्द में, और ये वाला नियम भी लग रहा है किसी शब्द में, हम वहां पर क्या करेंगे, इस वाले का ही प्रयोग किया जाएगा। अगर दोनों नियम अधोगामी उर्ध्वगामी के दोनों नियम लग रहे हैं, तो वहां पर उर्ध्वगामी वाला ही काम में लेना है अपने को, ये बात ध्यान रखना। और मैं अंत में आपको ये बात लिखवा भी दूंगा, अगर दोनों नियम काम कर रहे हैं तो वहां पर उर्ध्वगामी वाला काम में लेना है अपने को। तो उर्ध्वगामी वाला मैंने काम में ले लिया, ठीक है। अब ये काम में नहीं आएगा, ठीक है जी, समझ गए। अगर उर्ध्वगामी वाला जिस शब्द में नहीं लगता है तो वहां पर हमारे को अधोगामी लेना है काम में। ये बात रहने लगा, इसको छोड़ मत देना कि ये तो फिर ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, ये भी ऐसे नहीं है और ये भी ऐसे नहीं है। लेकिन अगर एक शब्द में दोनों काम कर रहे हैं तो वहां पर ये काम में लेना है, वहां पर भारी ये रहेगा, ठीक है। और किसी शब्द में अगर ये काम कर रहा है तो ये ही काम में लेना है। आई बात समझ में। उसके आगे बौछार हो गया। फिर देखते हैं अपन पठार। पठार में पै में ए का स्वर है, द्वितीय स्थान है, तो आधार रेखा को स्पर्श करेगा। फिर आता है अपने पास में ठ आता है, क्या आता है, ठ आता है। तो ठ को देख लेते हैं, ये ठ हो गया। अब देखो यहाँ पर भी र में कोई मात्रा नहीं है, तो आपको हो गया सर अधोगामी होना चाहिए। भैया अधोगामी नहीं होगा, क्योंकि उर्ध्वगामी और अधोगामी इन दोनों में क्या है भाई, इन दोनों के नियम लग रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भारी ये ही रहेगा, उर्ध्वगामी ही लगेगा। दोनों अगर नियम लग रहे हैं जहां पर, तो वहां पर हम उर्ध्वगामी ही लगाते हैं, उर्ध्वगामी का ही नियम लगेगा और उर्ध्वगामी ही र लिखा जाएगा। तो लिखते हैं उर्ध्वगामी र, ये मैंने उर्ध्वगामी र लिख दिया। अब देखो पै में द्वितीय स्थान ऐसा हो रहा है, तो इसका प्रथम स्थान पै का ये, द्वितीय स्थान ये, और दाएं दिशा में आएगा क्योंकि व्यंजन के साथ है। उसके बाद में ठ में आ का स्वर है, तो ठ का प्रथम स्थान ये, द्वितीय स्थान ये, तृतीय स्थान ये, तो यहाँ पर मोटा बिंदु। र में ए का स्वर है, तो इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है जी। अब दूसरा नियम अपना हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर क्या कह रहा है दूसरा नियम कि दो अधोगामी रेखाक्षरों या व्यंजनों के बाद र हो तो उर्ध्वगामी रेड आता है। दो नियम पढ़ लिए अपन ने, शब्द के अंत में रेड मात्रा सहित हो तो उर्ध्वगामी, दो अधोगामी रेखाक्षर या व्यंजन के बाद में रेड हो तो उर्ध्वगामी। अपने दो नियम तो यहाँ पर दोस्तों खत्म होते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं अपन तीसरे नियम की, जो मैंने कितने नियम बताए थे इसमें आपको 5 नियम बताए थे। कितने बताए थे? 5 नियम बताए थे। उन 5 में से हम चर्चा कर लेते हैं अब आगे वालों की कि क्या क्या है। देखते हैं तीसरा नियम क्या है उर्ध्वगामी का। तीसरा नियम देख लेते हैं हम उर्ध्वगामी का। तीसरा नियम देख लेते हैं तीसरा नियम क्या कहता है। भाई पीछे वाला दो अधोगामी के बाद में कहा तो ये क्या कहेगा कि उर्ध्वगामी रेखाक्षर के बाद में, उर्ध्वगामी रेखाक्षर चाहे एक हो चाहे दो हो, एक हो चाहे दो हो, उर्ध्वगामी रेखाक्षर, उर्ध्वगामी रेखाक्षर या फिर व्यंजन के बाद क्या हो, र या फिर अड़े हो तो कौन सा आएगा भाई? उर्ध्वगामी आएगा। कौन सा आएगा? उर्ध्वगामी। लेकिन ये चीजें ध्यान रखना, वहां पर तो दो अधोगामी के बारे में कहा गया था। अगर एक अधोगामी होता, जिस प्रकार से हमारे पास में वो पठार था, पठार में अगर ठार ही होता तो एक अधोगामी हो गया। भाई पठार था, पीछे वाले नियम में अपने क्या पास में क्या था? पठार था।
अपने पास में पठार था। अब ये पठार की जगह दो दोगामी थे, नियम अपना दूसरा ये था कि दो दोगामी के बाद में र होड़ो तो क्या आएगा, उद्रोगामी आएगा। अगर पठार की जगह सिर्फ ठार होता तो एक आ रहा है, तो एक के लिए अपन क्या करेंगे, उद्रोगामी रेड नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, ये तो अपना इकट्ठा हो गया, ये क्या हो गया, र हो गया। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर अधोगामी आएगा, वो बात ध्यान रखना उसमें, ठीक है। देखते हैं अपन तीसरा नियम, उद्रोगामी रेखाक्षर व्यंजन के बाद में रेड हो तो कौन सा आएगा, उद्रोगामी। अब इसमें से कुछ वैसे देख लेते हैं इसके चिन्ह। अब उद्रोगामी, इसमें एक बात याद रखना, उद्रोगामी में ये जरूरी नहीं है कि दो या तीन या फिर एक हो तो भी काम चलेगा। अगर एक ही उद्रोगामी रेखाक्षर है और उसके बाद में रेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उद्रोगामी ही आएगा। अगर दो उद्रोगामी है और उसके बाद में क्या है, रेड है, तो भी उद्रोगामी ही आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके शब्द। जिस प्रकार से हमने पहला शब्द देख लिया अनवर, दूसरा देख लिया हमने अवारा, ठीक है, दो शब्द हो गए, ठीक है। अब इसमें अनवर और अवारा हो गया, अपने पास में क्या हो गए, दो शब्द हो गए। एक और ले लेते हैं अपन, कौन सा, यारी। कौन सा ले लिया, यारी। एक शब्द ले लिया हमने लारी, एक शब्द ले लिया हमने लारी। अनवर, अवारा, यारी और लारी, अनवर, अवारा, लारी। और एक और ले लेते हैं अलवर, और ले लो, क्या ले लिया, अलवर ले लिया। क्या ले लिया भाई, अलवर ले लिया। एक तो अनवर, एक अवारा, एक यारी, एक लारी, एक अलवर, ठीक है। नियम क्या है कि उद्रोगामी रेखाक्षर व्यंजन के बाद में रेड हो तो उद्रोगामी लिखा जाता है। क्या हो, उद्रोगामी लिखा जाता है। अब इसमें एक बार देख लेते हैं अपन, अनवर है, रेड है, तो भाई उद्रोगामी रेखाक्षर के बाद है तो रेड से पहले क्या होना चाहिए, उद्रोगामी। भाई खरबूजे पर चाहे चक्कू रखो, चाहे खरबूजे पर चक्कू रखो, चाहे खरबूजा चक्कू पर रखो, दोनों बात एक ही है। या तो ये से बोल दो कि उद्रोगामी रेखाक्षर व्यंजन के बाद में रेड हो, या फिर ऐसे बोल दो कि रेड से पहले क्या हो, उद्रोगामी हो, ठीक है। तो देखते हैं, रेड है अपने, र है शब्द के अंत में, ये उसके पहले क्या है, वह है, तो वह क्या अपने पास में उद्रोगामी। उद्रोगामी संख्या कितनी थी अपने पास में, 3 थी। इससे पहले भी क्या है, वह है, ये भी उद्रोगामी है। इससे पहले भी क्या है, यह है, 3 थी अपने पास में संख्या उद्रोगामी की, ल, वह और ये। इससे पहले ये है तो ये भी उद्रोगामी है, इससे पहले ये भी उद्रोगामी, इससे पहले वह, ये भी उद्रोगामी है, लोअर में भी। बात ये क्लियर है। देखते हैं इनको, अनवर। अब देखो शब्द के प्रारंभ में स्वतंत्र स्वर है, इसके साथ कोई व्यंजन नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, आगे वाले पर जाएगा, न पर जाएगा। और मैंने बता रखा आपको कि आगे जाने वाला स्वर हमेशा बाईं दिशा में आता है, ये बात रट लेना है, ये बात दिमाग में। आगे जाने वाला स्वर हमेशा बाईं दिशा पर आता है। ऐसा कोई भी किसी भी क्लास में आपको ये चीजें नहीं बताई जाएगी जो मैं बता रहा हूं, कि ऐसे कोई भी बातें नहीं बताई जाएगी आगे जाने वाला स्वर हमेशा बाईं दिशा में आता है, ठीक है। इतना सरल तरीका है इनको, ये तो रट ही लो कि आगे जाने वाला स्वर क्या है, बाईं दिशा में आता है। देखो यहां पर देखते हैं, ए का स्वर है दोस्तों, ए कहां जाएगा, न पर, क्योंकि स्वतंत्र इसके साथ में कोई व्यंजन नहीं है इसके साथ में, तो आगे जाएगा। ये बेचारा अकेला क्या करेगा पीछे रख करके। देखते हैं अनवर में, और यहां से ही तय हो गया। अब इससे तय नहीं होगा, न से, यहां से तय हो गया कि आधार रेखा के ऊपर लिखा जाएगा, काटते हुए लिखा जाएगा, या फिर कैसे लिखा जाएगा, इस ए वाले स्वर से। देखते हैं, ये हो गया न अपने पास में, न द्वितीय स्थान है तो मैंने आधार रेखा के स्पर्श कर दिया न को। ए का आगे जाएगा तो न की ऊपर वाली दिशा तो कौन सी है, बाईं दिशा। नीचे वाली दिशा कौन सी है, दाईं दिशा। तो यहां पर द्वितीय स्थान का तो न के द्वितीय स्थान पर लग जाएगा, तो यहां से शुरू किया मैं, यहां खत्म किया, यहां प्रथम स्थान है, बीच का द्वितीय, और इसका जहां पर न को खत्म किया वो तृतीय। तो पतला डेश है, इसको यहां लगा देंगे, यहां लगा दिया। उसके बाद में आगे वाला अपने पास में क्या है, वह है, तो इसको वह को लिख दिया, ये मैंने वह को लिख दिया। र बचा अपने पास में, तो उद्रोगामी वही बातें आ गई, सर आपने तो ये बताया था कि र है, इसमें कोई मात्रा ही नहीं है, फिर ये उद्रोगामी कैसे आ रहा है। मैंने ये बात बता दी, आपको लिखवा भी दूंगा अंत में विशेष में, जहां 2 नियम लग रहे हो वहां पर उद्रोगामी का नियम काम करेगा, ठीक है। अब र है तो इसी को उद्रोगामी में लिख देंगे, ये हो गया र, ठीक है। अब ये ए न वह र, भाई व्यंजनों का काम कंप्लीट हो गया। स्वर लगा लेते हैं, न में कौन सा स्वर है, ए का स्वर। न के साथ में भाई न में भी तो स्वर है, ए का स्वर, न में स्वर है। जिस प्रकार से ये न है अपने पास में, तो इसमें अगर इसको टुकड़े करते हैं तो ये न हो गया, फिर ये न पूरा बनता है ये, ठीक है। तो ए का स्वर है इसमें, समझ गए। तो ए का अगर न के साथ में स्वर आ रहा है तो ये इसमें दाईं दिशा में। वह में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है, और र में भी कौन सा स्वर है, ए का स्वर। इधर वाली दाईं दिशा, इधर वाली बाईं दिशा।
हमारा प्रथम स्थान है, हमारा स्वतंत्र स्वर है और कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। ये आगे जाएगा वो किस दिशा में आएगा, बाईं दिशा में आएगा। आगे जाने वाला स्वर किस दिशा में आएगा, बाईं दिशा में आएगा। और प्रथम स्थान है तो वह को मैं कहाँ लिखूंगा, यहाँ से तय कर लिया मैंने। प्रथम स्थान तो वह को कहाँ लिखूंगा, वह वाले स्वर से नहीं किया, इस वाले स्वर से किया है। तो ये कहाँ लिखूंगा मैं, आधार रेखा से ऊपर। तो इसको आधार रेखा से ऊपर। आ का स्वर आगे जाएगा तो वह की इधर वाली दिशा बाईं, उधर वाली दिशा दाईं। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लगा देंगे आ का स्वर। वह में भी आ का स्वर है तो इसको कहाँ लगा देंगे, दाईं दिशा में लगा देंगे। दोस्तों एक बात याद रखना, एक दिशा में एक ही रेखाक्षर पर कभी भी दो स्वर नहीं लगते हैं। अगर लगा दिया आपने तो ये मान लेना वो गलत हो गए वहीं पर। अगर लगा दिया तो वो गलत हो गए वहीं पर। अगर एक ही रेखाक्षर में एक ही दिशा में दो स्वर लगा दिए या तीन लगा दिए तो वो गलत हो गए वहीं पर। ठीक है, अब देखो हमारा र में कौन सा स्वर है, अब र को लिख देते हैं अपन। ये र हो गया अपना, वैसे जोड़ के लिख दिया मैंने, ये ऊर्ध्वगामी तो नीचे से ऊपर गया है। हमारा रे में कौन सा स्वर, आ का, यहां से रे को शुरू किया तो यहां पर लगा देंगे। इसको कहाँ लगा देंगे, यहां लगा देंगे। हमारा का काम अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यारी देखते हैं, ये क्या है, ऊर्ध्वगामी है। आ का स्वर आ रहा है तो आधार रेखा से ऊपर आएगा ये। और ये कितने डिग्री पर लिखा जाता है, 45 डिग्री पर लिखा जाता है। तो मैंने लिख दिया 45 डिग्री पर। अब र है अपने पास में, र क्या अपने पास में, ऊर्ध्वगामी। तो ये ऊर्ध्वगामी, इसी से ही मैंने किसको जोड़ दिया, र को जोड़ दिया। ठीक है, अब देखते हैं यारी में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है। ये के साथ व्यंजन के साथ है, प्रथम स्थान है तो दाईं दिशा की ओर आएगा। तो मोटा बिंदु दाईं। ई स्वर आ रहा है इसमें, ई स्वर। अब देखो इसमें दोनों नियम लग रहे हैं। शब्द के अंत में क्या हो, मात्रा हो तो ऊर्ध्वगामी आता है, और अगर ऊर्ध्वगामी के बाद में रेड हो तो ऊर्ध्वगामी आता है। दोनों नियम लग रहे हैं ऊर्ध्वगामी के। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ऊर्ध्वगामी ही हो गए। ठीक है, रे का, ई का स्वर है, आगे कोई व्यंजन नहीं है तो ये आगे जाएगा नहीं, इसी पर ही दाईं दिशा में तृतीय स्थान पर लग जाएगा। बड़ी वाली ई है तो इसका मोटा बिंदु होगा, तो इसको यहां लगा देंगे। फिर आता अपना कौन सा, लारी वाला आता है। लारी वाला देख लेते हैं। प्रथम स्थान है, आ का स्वर आ रहा है तो ये ल हो गया, उसके बाद में ये र हो गया। लारी में आ का स्वर है तो ये आ गया, इसके आगे कोई व्यंजन नहीं, तृतीय स्थान तो दाईं दिशा की ओर लगा देंगे। इधर वाले बाईं थी, इधर वाले दाईं। फिर अपने पास में अलवर, ए क्या अपने पास में, ए क्या अपने पास में द्वितीय स्थान है, आगे जाएगा तो बाईं दिशा में आएगा। ए किस पर जाएगा, ले पर जाएगा, क्योंकि आगे तुरंत इसके ले ही है, ले पर जाएगा। तो देख लेते हैं, ये हो गया अपने पास में ले। आगे जाएगा, द्वितीय स्थान है तो ले का ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान। ठीक है, क्योंकि नीचे से शुरुआत हो रही है, इसकी ऊर्ध्वगामी है। इधर वाली दिशा इसकी बाईं, भाई इधर वाली दिशा इसकी बाईं, इधर वाली दिशा इसकी कौन सी, दाईं। इधर वाली दिशा इसकी बाईं, इधर वाली दिशा कौन सी, दाईं। देख लेते हैं, ए आगे जाएगा, द्वितीय स्थान है तो बाईं दिशा में लगाना है अपने को। तो ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, तो यहाँ पर इसका पतला डेश लगा देंगे। उसके बाद में अपने पास में वह है तो वह को लिख लेंगे। इसके बाद में क्या है अपने पास में, र है। वही बातें हैं अधोगामी वाले की, सर इसके में तो क्या नहीं है, मात्रा नहीं है, अधोगामी होना चाहिए। भैया अधोगामी नहीं होगा यहाँ पर। अगर दोनों नियम मिल रहे हैं तो इसका मतलब ऊर्ध्वगामी वाला ही नियम लगेगा। ठीक है, र है, ल में कौन सा स्वर है, ए का स्वर लगा देंगे। वह में कौन सा स्वर, ए का पतला डेश, और इसमें भी पतला डेश। ये अपना तीसरा नियम होता है दोस्तों, यहां तक कि ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर या व्यंजन के बाद में क्या हो, ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर या फिर व्यंजन के बाद क्या हो, रेड हो तो कौन सा आएगा, ऊर्ध्वगामी आएगा। अपन ने इसके नियम भी देख लिए थे, ये वाला हटा देना। अगर आप अपनी डायरी में या किसी नोटबुक में या फिर कॉपी में लिख रहे हो तो इसको हटा देना इसको, क्योंकि आप फिर हो जाएगा। ये डेश लगा हुआ है इनके बीच में, ये ध्यान रखना। और ये वाले अपने एग्जाम्पल हो गए, ये अनवर का हो गया, ये अवारा का हो गया, ये अयारी का हो गया, ये लारी का हो गया, ये अलवर का हो गया। अब देखो यहाँ के बाद में हम बात करते हैं किसके, 4 नंबर की। किसकी बात करते हैं, 4 नंबर नियम की बात करते हैं ऊर्ध्वगामी वाले की। 5 की बात की थी, चौथा नियम है अपना। अब देखो यहाँ पर, हाँ दोस्तों एक बात और, इसमें हिंदी वर्ण वाले के जितने व्यंजन हैं वो आपको क्रमबद्ध रूप से याद होने चाहिए। अरे क्रमबद्ध रूप से याद क्या करना लग रहा है भाई, यहाँ तक पहुंचे क्या, शायद क्या पता भूल भी गए होंगे। तो इसका मतलब 1-2 बार देखने से वो याद हो जाएंगे। वो जिस प्रकार से क है, ख है, ग के बाद में ख, क वाली लाइन, फिर च वाली लाइन, फिर ट वाली लाइन, और फिर
तय वाली लाइन और फिर पै वाली लाइन, फिर ये वाले ये रह वह लव है, फिर से और फिर संयुक्त व्यंजन। तो ये क्या क्रमबद्ध रूप से याद होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये याद होंगे अपने को, अंगुलियों पर याद होने चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा काम में आएंगे इसके, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हिंदी से आशुलिपि में सीख रहे हैं। भाई हिंदी अगर सीखी थी हमने तो उसमें भी स्कूलों में कितना टाइम लगाया गया, 2-3 साल तक तो हमने शब्द बनाने सीखे थे, फिर वाक्य बनाने सीखे। तो इसमें ऐसा थोड़ा ना है कि अपन 1-1.5 महीने में ही सीख जाएंगे। नियम सीख सकते हैं लेकिन स्पीड नहीं बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीड में टाइम थोड़ा सा लगता है 2-3 महीने का। वैसे ये आशुलिपि इतनी आसान भी नहीं है, आप सोच रहे हो इतनी, और इतनी हार्ड भी नहीं है। अगर आप बार बार अभ्यास करते रहोगे तो हार्ड भी नहीं रहेगी ये। ठीक है, और आपने ये सोच लिया कि भाई मेरे को तो सिर्फ सीखनी ही है, तो भैया राजस्थान हाई कोर्ट के सपने छोड़ देना। फिर राजस्थान हाई कोर्ट के जिस अभ्यर्थी ने पेपर 1 दे लिया है, उसके बाद में दूसरा पेपर जिसका बाकी है, तो वो चीजें मतलब उसको अभ्यास करना ही करना पड़ेगा उसको, कठिन से कठिन अभ्यास। 1 घंटा सुबह निकाल लो, 1 घंटा शाम को निकाल लो, इतना बहुत है इसके लिए, ज्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो चौथा नियम क्या कहता है, अब ये देखते हैं। च छ ज झ, 5वां मैंने वर्ण नहीं लिखा, इसमें सिर्फ 4 ही लिखे हैं, च छ ज और झ। इसके बाद में ट ठ ड और ड। ठीक है, इसमें मैंने 5वां वर्ण नहीं लिखा। फिर आता अपना त थ द द, और एक ले लेते हैं अपन स। तालव्य स लेना है अपने को, कौन सा, तालव्य स। अब देखो इनमें से मैंने 5वां व्यंजन किसी भी लाइन में नहीं लिया। च छ ज झ ट ठ ड ड त थ द और द, और एक आता है अपना तालव्य स। ठीक है, सलगम वाला स, समझ गए। अब देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 13 व्यंजन होते हैं। तो इन व्यंजनों या रेखाक्षरों लिख सकते हैं अपन, रेखाक्षरों से पहले क्या हो, रेड हो, क्या हो भाई, रे या फिर अड़े हो तो, क्या हो, रे या फिर अड़े हो तो क्या हुआ, इसका मतलब भाई एक तो च वाली लाइन, एक तय वाली लाइन, अपनी 4 चल लेने हैं, 5वां मतलब लेना, एक तय वाली लाइन और एक स। ठीक है, इससे पहले क्या हो, रे अड़ा हो, से पहले क्या हो, रे अड़ा हो। भाई किसी शब्द में इसको किसी शब्द में और लिख लेना, यहां पर 4 नंबर यहां लगा देता हूं मैं। ठीक है, किसी शब्द में ये लिख लेना, किसी शब्द में च छ ज झ ट ठ ड ड त थ द द और स, इन व्यंजनों या रेखाक्षरों से पहले र अड़ हो तो कौन सा आएगा भाई, उध्रोगामी आएगा। कौन सा आएगा जी, उध्रोगामी आएगा। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज करने वाली चीजें कौन सी है मैं बता देता हूं यहीं पर आपको। उध्रोगामी रेखाक्षर के हम 2 नियमों में तो क्या पढ़े, 2 अधोगामी रेखाक्षरों के बाद क्या हो, बाद मतलब पश्चात, बाद क्या हो, रेड हो तो उध्रोगामी आता है, उध्रोगामी। और उध्रोगामी रेखाक्षर या व्यंजन के बाद क्या हो, रेड हो तो क्या आएगा, उध्रोगामी आएगा। अब इन 2 नियमों में हम बाद ही बाद पढ़ रहे थे, अब इसमें क्या आ गया, पहले आ गया। इनसे पहले होना जरूरी है, इनसे पहले होना जरूरी है, बाद में नहीं। इन जो मैंने बताए आपको, च वाली लाइन, ट वाली लाइन और तय वाली और स, इनसे पहले होना चाहिए, इनके बाद नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनसे पहले होना चाहिए, इनके बाद नहीं होना चाहिए, इनसे पहले होना चाहिए। अब देखते हैं अपन इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, भाई ऐसे कौन से शब्द होते हैं, ऐसे कौन से शब्द होते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। ये अपनी क्या है, ये अपनी यहां पर ये लिख लेते हैं, ये अपनी लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। अब इसमें लिख लेते हैं 2-4 शब्द, रद एक लिख दिया मैंने, रथ एक लिख लिया मैंने, अर्चना क्या लिख लिया, अर्चना लिख लिया। ये डेश है भाई,
इसको कभी आप वैसे कोई अर्चना लिख लिया, ठीक है। तो इसका एक चीज मैं दोबारा से ये बात बता रहा हूं आपको कि इनसे मतलब क्या है, पहले कंफ्यूज करने वाली चीज यहीं पर होगी इन नियमों में, पहले बाद वाली ही। दो नियमों में क्या था, बाद में था भाई, दो नियमों के क्या था, बाद में था, और इसमें क्या है पहले, इसमें क्या अपने पास में पहले है, ठीक है। अब इसमें क्या है पहले, तो इसका मतलब इसको लिख लेते हैं एक बार एक्स के एग्जांपल। ये हो गया अपना आरजू, ये हो गया अपना आरजू, ये हो गया आरजू। ये शब्द हो गया अपने पास में रद, रथ, अर्चना, उर्दू और आरजू, ये वाले हो गए, ठीक है। देखते हैं रद वाले में पहले ये देख लेते हैं कि इनके बाद पहले ये क्या, इनके पहले ही है क्या, रद है। ये क्या है अपने पास में द से पहले क्या है रे, द मिल रहा है इसमें, ये रहा अपने पास में द। उसके बाद में रथ है, थ से पहले र है, तो थ से पहले र है, तो इसका मतलब मिल रहा है ये थ है, पहले की बात कर रहे हैं तो पहले है थ से। अर्चना है र च से पहले क्या है रे भाई, र च ना, र के बाद में च है, तो च से पहले क्या है र है, मिल रहा है यहाँ पर। उर्दू में क्या है र, द से पहले क्या है र है, तो ये भी मिल रहा है। फिर आरजू ज है, ज से पहले क्या है र है। और मैंने आपको बताया अभी, आपको होगा सर इसके प्रारंभ में स्वतंत्र स्वर है, इसके प्रारंभ में स्वतंत्र स्वर है, और इसके प्रारंभ में स्वतंत्र स्वर है। तो इनका क्या करना है, तो इनका क्या करना है, मैंने आपको बता रखा कि जहां पर अगर अधोगामी का नियम और ऊर्ध्वगामी का नियम दोनों एक ही शब्द में काम कर रहे हो, तो वहां पर ऊर्ध्वगामी का नियम ही लगाना है अपने को, अधोगामी का नहीं लगाना है। उसको वैसे खत्म मत कर देना आप बिल्कुल से ही कि अब ये काम में नहीं आएगा, काम में आएगा, वो भी आएगा काम में। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अधोगामी वाले दो अधोगामी रेखा अक्षरों के बाद में अगर एक होता तो फिर वहां पर अधोगामी लिखा जाता। तो देखते हैं आप इनको, एक ये भी लिख लेना भाई राशि, क्या लिख लेना राशि, ठीक है। रद है, रद से पहले अपने पास में क्या है रद है, र के बाद में क्या द, भाई इसके बाद में भी तो बोल सकता हूं मैं कि ड के बाद में ये क्या हो व्यंजन हो, या फिर इनसे पहले क्या हो ड हो। तो देखो द है, द से पहले र है, तो र कौन सा होगा ऊर्ध्वगामी। इसमें किसका स्वर है, ए का स्वर है। कौन सा स्वर है भाई, ए का स्वर है इसमें, तो आधा रेखा को स्पर्श करेगा। और फिर द, अब देखो यहां पर मित्रों एक बात बताता हूं मैं, अगर ऐसे कोई व्यंजन भाई रद में दो द आ रहे हैं, ठीक है, एक तो आधा है, एक क्या है पूरा है अपने पास में, एक में स्वर नहीं है, एक में स्वर है अपने पास में। ऐसे अगर अपने को किसी शब्द में ऐसे व्यंजन मिलते हैं जो सामान क्या हो अपनी संरचना रखते हो, ठीक है, और सामान क्या हो एक स्वर रखते हो, ठीक है, तो वहां पर हमारे को एक ही लिखना है, दो नहीं लिखे जाएंगे, वहां पर एक ही लिखना है, ठीक है। जैसे द दो आ रहे हैं, दोनों क्या है समान है, और समान से इसमें क्या है स्वर है दोनों में, तो वहां पर एक ही द लिखा जाता है, ठीक है। ये बात लिख लेना अपनी नोटबुक में कि अगर किसी शब्द में दो समान व्यंजन होते हैं तो वहां पर एक ही व्यंजन या रेखाक्षर को लिखा जाता है, जैसे रद था अपना, ठीक है, तो ये बात लिख लेना। अब मैं द को एक को ही लिखूंगा, तो ये मैंने द को एक को लिख दिया, ये गहरा है, ये ध्यान रखना। र में कौन सा स्वर है ए का, तो द्वितीय स्थान इसका ये होगा, और द में द्वितीय स्थान ये होगा। फिर देख लेते हैं रथ का, थ आ रहा है, थ से पहले र आ रहा है, थ अपना मिल रहा है, ये वाला थ रहा, तो देखते हैं ये र हो गया द्वितीय स्थान, और उसके बाद में क्या है थ है। ए का स्वर आ रहा है, दारेखा को स्पर्श इसलिए किया है मैंने, और द्वितीय स्थान का तो नीचे से शुरू किया है, ठीक है भाई। जहां से रेखा अक्षर को शुरू करते हैं वो इसका प्रारंभ का स्थान होता है, और बीच तक आते हैं वो द्वितीय स्थान, और जब उसको खत्म करते हैं रेखा अक्षर को तो उसका तृतीय स्थान, तो ये हो गया द्वितीय स्थान। थ में भी ए है तो इसमें भी लगा देंगे दाहिनी दिशा की ओर। प्रथम द्वितीय क्या है व्यंजन के साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब साथ आ रहे हैं तो वो दाहिनी दिशा में ही आएंगे। अर्चना ए कहाँ जाएगा, र पर जाएगा। अर्चना भाई ए के बाद में क्या आ रहा है, रही तो आ रहा है, ए र च ना, र आ रहा है तो र पर ही जाएगा वो ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, वैसे बता रहा हूं मैं, ऊपर वाला समय हमेशा आधा होता है, ऊपर वाला हमेशा आधा होता है, नीचे वाला हमेशा पूरा होता है। चाहे कोई भी शब्द में देख लेना, इस पर र ऊपर लगा हुआ तो ये र क्या है आधा है, नीचे वाला च है। किसी भी शब्द में ऊपर वाला व्यंजन है वो हमेशा आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है। द्वितीय स्थान है, यहां से ही तय हो गया अपना, तो ठीक है, तो ये र हो गया, और ये क्या हो गया, ये तो अपना क्या हो गया र हो गया, ये क्या हो गया च हो गया। इसके बाद में क्या अपने पास में न है, ये क्या है न है, ठीक है, ये अपना न है, ये अपना क्या हो गया र हो गया।
ये अपना न है। ए कहाँ जाएगा, रे पर जाएगा, द्वितीय स्थान का है, तो ये वाला जो रे है इसकी बाईं दिशा इधर वाली, दाईं दिशा इधर वाली है। ठीक है, इसी की देखनी है, चय की मत देख लेना आप कभी, कभी चय की भी देख लो कि चय भी आएगा, चय नहीं आएगा। रे की देखनी है सिर्फ, रे की इधर वाली दिशा बाईं, इधर वाली दिशा दाईं, तो ये क्या है, द्वितीय स्थान का है, तो इसको यहाँ पर द्वितीय स्थान पर लगा देंगे। पतला डेश हो गया यहाँ तक। उसके बाद में आया रे, रे में कोई स्वर नहीं है क्योंकि ऊपर वाला हमेशा आधा होता है, और ये क्या है, चय पूरा है। अब यहाँ पर देखते हैं चय में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है, न में कौन सा स्वर, आ का स्वर है, ये हमने लगा दिया क्योंकि रे चय से पहले क्या आ रहा है, रे आ रहा है, और चय अपना ये रहा चय। ठीक है, बात यही तो थी नियम में कि इनसे पहले क्या हो भाई, ये जो 13 लिखे इनसे पहले क्या हो, रेड हो, तो कौन सा आएगा, उर्ध्वगामी। बात करते हैं उर्दू की। अब ये देखो प्रारंभ में स्वतंत्र स्वर है और उसके बाद में रेड है, तो आप सोचोगे उद्योगों में वाला नियम लग रहा है ना, दोनों नियम लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये ही लगेगा, ये नहीं लगेगा। ठीक है, उर्दू है, तृतीय स्थान का है, रे क्या करेगा, अब आधा रेखा को काटेगा, रे आधा रेखा को काटेगा, और ऊ कहाँ चला जाएगा, रे पर चला जाएगा, और आगे जाता है वो हमेशा बाईं दिशा में आता है, तो ये हो गया अपना रे। आधा रेखा को काट दिया मैंने, ये तृतीय स्थान था इसलिए इसको। उसके बाद में रे, और ये क्या अपने पास में दे। चलो जी, व्यंजन तो हमने लिख लिए, स्वर लगा लेते हैं। ऊ रे पर जाएगा तो बाईं दिशा रे की इधर वाली, और दाईं दिशा ये वाली, इसके बीच वाली जगह ये वाली, तो ये वाली तो बाईं और ये वाली दाईं। तृतीय स्थान का है, नीचे से शुरू किया तो प्रारंभ का स्थान नीचे लगेगा नहीं, यहाँ बीच में द्वितीय स्थान, और जहां यहाँ पर ये रेखा अक्षर रे खत्म होता है ये तृतीय स्थान, बाईं दिशा इधर वाली, दाईं दिशा इधर वाली, तो यहाँ पर इसका लगा देंगे, क्या लगेगा, पतला डेश लगेगा। क्या लगेगा, पतला डेश लगेगा। चलो जी, रे पर कोई स्वर नहीं है, आधा है, ये लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। दू में ऊ का स्वर है, ऊ का स्वर है, बड़े वाला ऊ का स्वर है, तो इसका मतलब ऊ में कौन सा है, अब आगे वह कोई व्यंजन है कि इसके, भाई चलो मान ले, तो मैंने पीछे लिखवाया था ये बात कि तृतीय स्थान हमेशा आगे जाता है, आगे जाता तो व्यंजन भी तो होना जरूरी है, इसके लिए लगाने के लिए स्थान भी तो होना चाहिए। तो आगे तो दू के आगे कोई व्यंजन नहीं है उर्दू में। ठीक है, तो दू के आगे कोई व्यंजन है, तो इसी पर दे के ऊपर कौन सी दिशा में, दाईं दिशा में लग जाएगा। अगर ये आगे जाता तो बाईं दिशा में होता, तो यहाँ पर दे में यहाँ लगा देंगे। ये लो जी आपका उर्दू। फिर आता अपना आरजू। आरजू में अपने पास में आ से ही तय हो गया कि कहाँ आएगा, आधा रेखा पर ऊपर आएगा, आधा रेखा से, तो आरजू रे आधा रेखा से ऊपर आएगा, और फिर क्या अपने पास में जय है। लो जी, ये अपने पास में क्या हो गया, जय हो गया। ये अपने पास में क्या हो गया, जय हो गया। आ का स्वर आगे जाएगा क्योंकि किसी व्यंजन के साथ नहीं, बेचारा स्वतंत्र है, तो इसको भी तो जगह तो चाहिए, स्थान तो चाहिए अपना, क्योंकि अकेला तो लग नहीं सकता, ये भी व्यंजनों के साथ ही लगेगा। व्यंजन पूरा कब बनेगा, जब स्वर लगेगा। तो आ का आगे जाएगा, प्रथम स्थान है तो नीचे से शुरू किया, तो बाएं दिशा इसकी इधर वाली, दाएं वो वाली, तो मोटा बिंदु। फिर इसके बाद में रे में कौन सा स्वर है, ए का स्वर है, द्वितीय स्थान, तो इसको यहाँ लगा देंगे। और जय में कौन सा स्वर है, ऊ का स्वर है, जय में ऊ का स्वर, आगे कोई व्यंजन है तो इसी पर दाईं दिशा में तृतीय स्थान पर लगा देंगे। तो इसकी दाईं दिशा जय की इधर वाली, जय की बाईं दिशा इधर वाली, इसके बीच वाली है, तो तृतीय स्थान कहाँ पर आएगा, इसके नीचे वाला आएगा, तो ये मोटा डेश हो गया। ठीक है जी, फिर आता है राशि। रे से तय हो गया, आ का स्वर है, आधा रेखा से ऊपर आएगा, प्रथम स्थान स्वर है। देखते हैं इसमें, ये हो गया अपना रे, से आ रहा है, तो ये हो गया अपना से हो गया। ठीक है, रा और सी। रे में आ का स्वर आ रहा है, तो आ का स्वर दाईं दिशा में आएगा क्योंकि ये तो व्यंजन के साथ है, वैसे तो है नहीं है, और द्वितीय स्थान है, मैंने बता रखा कि प्रथम द्वितीय व्यंजन के साथ होते हैं, तो हमेशा कहाँ आते हैं, दाईं दिशा में आते हैं। से में ई का स्वर, आगे कोई व्यंजन नहीं है, छोटे वाले ई है, तो तृतीय स्थान ऊपर से नीचे लेके आए, मैं अधोगामी है, तो तृतीय स्थान इसका नीचे वाला होगा और दाईं दिशा में लगा, तो ये पतला डेश हो गया। तो ये दोस्तों हमने चौथा नियम देख लिया अपना। भाई 3 नियम पहले देख लिए थे, चौथा नियम ये वाला अपना, और ये इसके उदाहरण है। अगर आप अपनी किसी नोटबुक में भी लिख रहे हो तो इसको लिख लेना ऐसे, ये क्या है अपने पास में, उदाहरण है। ठीक है, ये अपने उदाहरण है। ठीक है, वैसे तो शब्द बहुत से होते हैं, तो उसका कोई वो थोड़ी ठिकाना, भाई जो चीजें समझाने वाली थी मैंने आपको बता दी कि ये ऐसे ऐसे शब्द होने चाहिए। 3 नियम पढ़ चुके थे अपना। चौथा नियम ये था, किसी शब्द में च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ड, त, थ, द, द या स इन व्यंजन या रेखाक्षरों से पहले क्या हो, र, अड़ हो, तो क्या आएगा, ऊर्ध्वगामी। अब देखो इनसे पहले क्या हो, रेड हो, और अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि रेड के बाद में च, छ, ज, झ या ट वाला या त वाला लेनी या फिर स हो, तो
कौन सा होगा, ऊर्ध्वगामी होगा। कैसे भी कर लो, चाहे खरबूजे पर चाकू रख दो या फिर चाकू पर खरबूजा रख दो, ठीक है, वही बातें आएगी। तो ऐसे भी इस नियम को लिख सकते हैं। तो अपना चौथा नियम कंप्लीट हो गया दोस्तों यहाँ तक, ठीक है। और मैंने एक विशेष बात बताई कि जहां पर दोनों नियम काम कर रहे हो वहां पर ऊर्ध्वगामी का नियम काम करेगा। अब आगे बात करते हैं अपन कौन से वाले की, पांचवें वाले नियम की बात करते हैं। ये रद है, ये रथ है, ये अर्चना है, ये उर्दू है, ये आरजू है, ये राशि है। ये ध्यान रखना, ये मैंने नीचे आपको एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। अब आगे वाले नियम की बात कर लेते हैं अपन कि आगे वाला अपने पास में पांचवा नियम कौन सा है। देखते हैं पांचवें नियम की बात करते हैं अपन कि पांचवा नियम कौन सा आता है अपने पास में। ये पांचवा नियम देख लेते हैं अपन यहां पर। पांचवा नियम जो अंत का नियम है, 3 इसमें थे, 5 नियम इसमें थे, तो पांचवा नियम देख लेते हैं क्या कहता है 5 का नियम। और ये देख लेना ऊर्ध्वगामी का पढ़ रहे हैं अपन, अधोगामी वाले पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। पांचवा नियम है अपने पास में ऊर्ध्वगामी वाला। शब्द के क्या, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में, बीच या फिर मध्य और लगा लेना, बीच या मध्य में क्या हो, रे या फिर क्या हो, अड़े हो तो कौन सा होगा, ऊर्ध्वगामी। कौन सा होगा, ऊर्ध्वगामी होगा। कौन सा होगा दोस्तों, ऊर्ध्वगामी होगा। भाई शब्द के बीच में या मध्य में क्या हो, रे हो, क्या हो, रे हो, तो क्या होगा, ऊर्ध्वगामी होगा। जिस प्रकार से मैं लिखता हूं शब्द बारीक, बारीक उतारना, ठीक है, बारीक उतारना। अब इनका एक बार ध्यान देना आप, इनका ध्यान देना कि देखो एक शब्द का जहां से लिखता हूं प्रारंभ का भाग, और जब हम शब्द के बीच में पूछते हैं तो उसका मध्य का भाग, और जब इसको शब्द को हम खत्म कर देते हैं तो उसका क्या होता है, वो अंत का भाग होता है। उसका क्या होता है, वो अंत का भाग होता है। जिस प्रकार से इसमें भी ये बीच का है, भाई ये 2 व्यंजन क्या है, बीच के हैं, ये 2 व्यंजन क्या है, बीच के हैं, ये प्रारंभ का हो गया, ये अंत का हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से एक और देख लेते हैं मार्च, एक और देख लेते हैं मारना, ठीक है। ये शब्द ले लिए हमने 4, ठीक है। समझने के लिए तो 4 भी बहुत है भाई, समझने के लिए तो क्या है, 4 भी बहुत है। और एक और ले लेते हैं, ठीक है, अपन जो आपका क्या है सबसे फेवरेट शब्द है बाराती, ठीक है। बारात में गए हो क्या, किसी के गए होंगे, सभी गए होंगे बारात में तो, ठीक है, और अपनी बारात में भी जाओगे। देख लेते हैं अपन, अगर जिसका हो गया वो तो नहीं जाए, वो तो दूसरों की में जाएगा, जिसका होने वाला है वो अपनी में जाएगा, ठीक। देखते हैं बारीक उतारना, मार्च, मारना और बाराती, इनके सबके बीच में देखो रेड आ रहा है, इसके भी मार्च, भाई मार है और से, ठीक है, मार्च, बस सबके बीच में रेड आ रहा है, इनके सबके बीच में रेड आ रहा है। देख लेते हैं बारीक को, ये प्रथम स्थान का है, आ स्वर आ रहा है इसमें, तो ये ब आधा रेखा से ऊपर, फिर क्या है इसके बाद में र, तो ये आएगा ऊर्ध्वगामी, उसी की बात कर रहे हैं। इसके बाद में क, व्यंजनों का काम कंप्लीट के लिए स्वर लगा लेते हैं। आ का स्वर आ रहा प्रथम स्थान है तो मोटा बिंदु आएगा, री ई बड़ी वाली है तो मोटा बिंदु, और तृतीय स्थान है। अब देखो यहाँ पर री में क्या आ रहा है, तृतीय स्थान कहाँ जाएगा, आगे वाले व्यंजन पर, कहाँ जाएगा, आगे वाले क पर जाएगा ये, क्योंकि मैं में कौन सा स्वर है, रे का स्वर है। मैं में कौन सा स्वर अपने पास में, रे का स्वर। भाई ये बारीक वाला अपन ने देख लिया था, उतारने वाला देख लिया था, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी उसकी वजह से हो गया है। बारीक वाले में अपन ने देख लिया था, उतारना वाला में भी हमने देख लिया था, ठीक है। भाई इस तरीके से लगाया जाता है, ऊ का आगे जाता है, ठीक है, ऊ वाला आगे जाता है, बे वाला प्रथम स्थान था, बीच में आ रहा है ये भी, और ये भी बीच में आ रहा है, इसलिए ऊर्ध्वगामी आएगा। उसके बाद मार्च वाला देख लेते हैं, मैं क्या अपने पास में प्रथम स्थान है तो आधा रेखा के ऊपर आएगा, ये आधा रेखा के, अगर तृतीय होता तब ये कटता नहीं, फिर भी आधा रेखा के स्पर्श करते हुए लिखा जाता। मैं के बाद में क्या है, रे शब्द के बीच में आ रहा है, और फिर क्या है, च। आ का स्वर आ रहा तो यहां पर लगा देंगे, इसमें कहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे। उसके बाद में अगले वाला देख लेते हैं अपन, कौन सा, मारना। कौन सा है, मारना। आ का स्वर आ रहा है तो ये क्या है अपने पास में, प्रथम स्थान है, और उसके बाद में क्या है, र है, उसके बाद में अपने पास में क्या है, र है, तो आ का स्वर ये हो गया अपने पास में, ये अपने पास में क्या हो गया, र, तो र क्या होगा, ऊर्ध्वगामी, और ये हो गया न, यहाँ पर न का लगा देंगे, र का यहाँ लगा देंगे, क्योंकि शब्द के बीच में आ रहा है, शब्द के बीच में आ रहा है। उसके बाद में क्या है, बाराती अपने पास में, बाराती क्या है अपने पास में,
भाई बाराती क्या है, रे क्या है, शब्द के बीच में आ रहा है अपने पास, शब्द के बीच में है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा, उद्रोगामी होगा। ये हो गया ब, ये हो गया रे और ये हो गया तय। ब में आ का स्वर तो यहाँ जाएगा, रे में आ का स्वर तो यहाँ जाएगा। तय के आगे कोई व्यंजन नहीं है, तित्ते स्थान है ये, तो इसका मतलब इसी में ही दाएं दिशा की ओर लगाया जाता है, तो इसको दाएं दिशा की ओर लगा लेंगे। इसकी इधर वाली दाएं, इधर वाली बाएं दिशा। ये अपना देखो पांचवा नियम है कि शब्द के बीच में या मध्य में रेड हो तो कौन सा आएगा, उद्रोगामी। पहला अपना बारीक वाला था, फिर उसके बाद में उतारना था, फिर उसके बाद में मार्च वाला था, फिर मारना था अपने पास में, और फिर क्या था, बराती था। ये 5 नियम हमने देख लिए दोस्तों यहां तक उद्रोगामी के। अधोगामी वाले के हमने 3 पढ़े थे, इसमें हमने कितने पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं। जो 5 नियम हमने क्या कर लिए, देख लिए। भाई पहला नियम अपने पास में उद्रोगामी का कौन सा था कि शब्द के अंत में क्या हो, रेड़ा हो और वो स्वर सही तो, ठीक है, तब या मात्रा सही तो, तब तो क्या होगा, उद्रोगामी। दूसरा नियम अपने पास में क्या था कि 2 दोगामी रेखाक्षरों के बाद या पश्चात, जो चीज है ना मैंने वो यही है, बाद या पश्चात, क्या 2 दोगामी रेखाक्षरों के बाद या पश्चात रेड हो तो कौन सा आएगा, उद्रोगामी। तीसरा नियम अपने पास में ये था कौन सा वाला कि उद्रोगामी रेखाक्षरों में चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ठीक है, चाहे 50 हो, उद्रोगामी रेखाक्षर के बाद क्या हो, रेड हो, क्या हो, रेड हो तो कौन सा आएगा, उद्रोगामी का, जिसका चिन्ह अपने पास में ये वाला जो 30 डिग्री पर है। चौथा नियम अपने पास में क्या था भाई, च छ ज झ टे ठ डे डे तय थ द ध और तालुवे स सलगम वाला, ठीक है। इनके पहले, इनसे पहले, बाद में नहीं, इनसे पहले, इनसे पूर्व क्या हो, रेड हो तो कौन सा आता है, उद्रोगामी आता है। 5वां नियम अपना ये था कि शब्द के बीच में या मध्य में क्या हो, रेड हो तो क्या आएगा, वो उद्रोगामी आएगा। ये भी बीच में है, इसमें भी बीच में, इसमें भी बीच में, इसमें भी बीच में, इसमें भी बीच में, तो उद्रोगामी आएगा। अब दोस्तों रेड है क्या, हमारे जो नियम थे हमने 2 भागों में बांटा था इसको, अधोगामी और उद्रोगामी, दोनों के हमने कंप्लीट रूप से बात कर लिए। जहां तक आपको पढ़ाया गया है वैसे ही शब्द बना के देखो, ज्यादा उससे बढ़ने की आवश्यकता मत करो, वरना क्या होगा फिर, नहीं तो पीछे वाला याद होगा न आगे वाला याद होगा। क्योंकि ऐसा जब मैंने भी सीखी थी तो ऐसा मेरे में बीता हुआ है ऐसा, इसलिए मैं आपको ये राय दे रहा हूं, ठीक है। तो आगे ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि आगे अगर ज्यादा वो लगाने की कार्रवाई लगाने की कोशिश करोगे तो फिर पीछे वाला है ना, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो आप देख लेता भाई, इसमें एक विशेष चीज और लिख देता हूं मैं, वो विशेष बातें क्या है वो देख लेते हैं अपन। पहले एक बार इसको उतार लेना इसको, ठीक है, अपनी जो भी अपन रजिस्टर में जिसमें लिख रहे हो आप इसमें उतार लेना, ठीक है। यहां तक बात अपनी कंप्लीट। अब उसके बाद में आगे वाला देखते हैं अपन, आगे वाला क्या है हमारे पास में, आगे वाला देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो आगे वाला देखते हैं अपन। अब इसमें एक विशेष बात लिखनी है आपको, ठीक है, आपको विशेष बात लिखनी है इसमें, इसको या तो नोट लगा लो या फिर विशेष लगा लो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसमें लिखनी है, क्या लिखनी है कि जिस शब्द में, क्या, जिस शब्द में अधोगामी, क्या, अधोगामी और उध्र्वगामी, अधोगामी और उध्र्वगामी रे अड़े के दोनों के नियम लगे रहे हो तो क्या, उध्र्वगामी रे अड़े का नियम लगाया जाता है। ये बात है भाई, जिस शब्द में अधोगामी और उध्र्वगामी
दोनों के अगर नियम लग रहे हैं तो वहां पर कौन सा लगाया जाएगा, ऊर्ध्वगामी लगाया जाएगा। कौन सा लगाया जाएगा, ऊर्ध्वगामी लगाया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, वहां पर कौन सा लगाया जाएगा, ऊर्ध्वगामी लगाया जाएगा। ठीक है, और एक दो मैंने बीच में आपको बोल करके बता दिए थे, वो जरूर लिख लेना। ठीक है, अगर अग्रगामी में तृतीय स्थान हो तो वो कभी आधार रेखा को नहीं काटता, वो क्या आधार रेखा को स्पर्श क्लिक करते हुए लिखा जाता है। लिख लो अगर लिखना चाहो तो उसको भी, वैसे इनमें मत लिख लेना लेकिन। ठीक है, अगर इसमें भी विशेष लगा लो भाई, इसमें भी विशेष लगा लो। ठीक है, इसमें भी विशेष लगा लो। अगर अग्रगामी रेखाक्षर में तृतीय स्थान स्वर हो तो वह आधार रेखा को नहीं काटेगा, बल्कि स्पर्श करते हुए लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, भाई ये अगर अग्रगामी रेखा अक्षर की में तृतीय स्थान स्वर हो तो वह आधार रेखा को नहीं काटेगा बल्कि स्पर्श करते हुए लिखा जाएगा। बात क्लियर है अपने यहां तक। अब हमने रेड तक के वाले सारे के सारे जितने भी नियम थे वो पढ़ लिए थे। ठीक है, विशेष वाला ये जरूर ध्यान रखना, कंफ्यूज करने वाली चीज यही होगी। ठीक है, जिस शब्द में अधोगामी ऊर्ध्वगामी दोनों के नियम लग रहे हो उसमें क्या होगा, ऊर्ध्वगामी वाला है वो काम देगा, अधोगामी वाला नहीं देगा। वहां पर ये फेल हो जाएगा और ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर ऊर्ध्वगामी वाला अपने को लगाना है, अधोगामी वाला अपने को नहीं लगाना है। यहां तक दोस्तों अपनी बात कंप्लीट होती है, हमने पीछे पढ़ लिया था। और मैंने आपको जितना हो सके उतना आप राजस्थान हाई कोर्ट की फिलहाल वैकेंसी जिन अभ्यर्थियों के, जिन मेरे दोस्तों के, भाई बहनों के जिसने पहला पेपर दे लिया और उसका दूसरा पेपर बाकी है, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये मानता हूं कि ये सबसे सरल तरीका, इतना आसान तरीका आपको किसी भी चैनल पे शायद उपलब्ध नहीं होगा और ना ही किसी ऑनलाइन क्लास में होगा। ठीक है, तो हमने यहां तक बात कर ली। उसके बाद में आगे वाला हम बात करेंगे। आगे जो है वाला है, मैंने बताया कि एक एक व्यंजन को निकालेंगे इनमें से और उनके जो नियम हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार तो अपने को क्या इसमें क्या थोड़ा सा बोर होंगे, थोड़ा सा ऐसा होगा कि यार क्या सीख रहे हैं, क्या है ये, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, आपको ये पेपर क्लियर करना है राजस्थान हाई कोर्ट का। ठीक है, आगे एसएससी का भी लगने वाला है, स्टेनोग्राफर का। तो दोस्तों ऐसा है, मुसीबतों से सामना करोगे तो ही आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मन तो क्या है, मन लगता थोड़ी है, मन तो लगाना पड़ता है, रुचि लगानी पड़ती है, रुचि पैदा करनी पड़ती है किसी चीज के प्रति। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी मन नहीं कर रहा, मेरी रुचि नहीं कर रहा पढ़ने का, तो रुचि तो लगानी पड़ेगी, रुचि पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर सफल होना है तो, नहीं तो फिर पता ही है मामला गड़बड़ है। ठीक है, तो हमने यहां तक बात कर ली थी इनकी। अब मैंने जो आपको प्रारंभ में बताया था, क्या बताया था प्रारंभ में, मैंने यही बताया था शब्द चिन्ह और वाक्यांश के। यहां तक के मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ यहां तक की, इसके आगे की बात नहीं कर रहा हूं। जो मैंने 100, 150 या 200 के लगभग हैं वो शब्द चिन्ह, वो तो दोस्तों याद ही करने पड़ेंगे। हाँ, मैं तरीका बता सकता हूं उनका याद करने का आपको, कि इस तरीके से इनको याद कर लो। और याद आपको उनको पढ़ करके याद नहीं करना है, उनको आपको याद किस तरीके से करना है, उनको याद आपको लिख के करके याद करना है। हिंदी वाले नहीं लिखने हैं, आशुलिपि वाले लिखने हैं, आशुलिपि का ही अभ्यास करना है अपने को। कभी आप हिंदी के भी लिखते जाओ, अरे जो पेज होता है अपने पास में, उसमें प्रारंभ में सिर्फ एक शब्द लिख लो और फिर उस एक शब्द का पूरा पेज भर लो उसका। ठीक है, मार्केट में उपलब्ध होती है स्टेनोग्राफर नोटबुक, वो दे देंगे आपको, 20 रुपए की आती है वो। ठीक है, 20 या 25 रुपए की, अब पता नहीं, देखो रेट वेट तो मैं तय नहीं कर सकता, लेकिन लगभग इतने ही पैसों की आती है वो। ठीक है, अगर आप वैसे ले लो 20-25 एक साथ में ले लो, क्योंकि आपको भरनी पड़ेगी, अभ्यास के लिए चाहिए वो चीजें। और जहां आप राजस्थान हाई कोर्ट की या फिर एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्जाम देने जाओगे, वहां पर भी आपको वो ही उपलब्ध होगी। ठीक है, तो वो ले लो और उसके बाद में उनके एक नाम लिख लो, बस वो बहुत है भाई। साइड में कोने में लिख लिया, फिर उसका आशुलिपि वाले में इसका अभ्यास चलने दो, उसका बार बार अभ्यास करो। अभ्यास होना चाहिए सिर्फ पेंसिल से, पेंसिल के साथ में अपने शॉर्पनर, इरेजर ये अपने साथ में होना चाहिए। ठीक है, कभी
पेन से करते जाओ। पेन से अभ्यास नहीं होगा, वहां पर भी पेंसिल मांगेंगे आपसे, ठीक है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट का या एसएससी का या किसी भी भर्ती से संबंधित स्टेनोग्राफर का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर आपको पेंसिल ही उपलब्ध कराई जाएगी या फिर आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। पेंसिल है, शॉर्पनर, इरेजर, जो उससे संबंधित चीजें हैं पेंसिल से वो चाहिएगी, तो पेंसिल से ही काम होगा इसमें। पेन से तो आपको ये हिंदी वाले लिखने हैं, पेन से हिंदी वाले, और इसके जो एग्जाम्पल लिखवाए वो भी आपको पेंसिल से ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पेंसिल से आपको उस नोटबुक में अभ्यास करना है, अधिक से अधिक अभ्यास करना है, ठीक है दोस्तों। नौकरी ऐसे नहीं मिलती, नौकरी बहुत ही कठिन प्रयास करने के बाद में मिलती है, ठीक है। ये है बातें। तो यहाँ तक अपना काम है वो खत्म होता है, ठीक है। आगे वाली क्लास में हम किसी दूसरे शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे, है वाला शब्द आएगा इससे आगे वाला, ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे। उसको भी दो ही भागों में बांटा है, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी में, ठीक है। रेड वाला अपना काम खत्म होता है। तो आपके लिए वो बेस्ट ऑफ लक। राजस्थान हाई कोर्ट के जो सेकंड पेपर वाले जो अभ्यर्थी तैयार कर रहे हैं, जो मेरे भाई बहन दोस्त तैयार कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप सफल हो उस भर्ती में। और जो बाकी के अन्य स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसकी तैयारी करते रहें ताकि आगे सफलता उनको प्राप्त हो, और इसका अभ्यास जरूर करते रहना, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट।